जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। अंजलि, गुड इवनिंग बहन, आप सभी को शुभ संध्या। जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। एक बेहतरीन क्लास हमारी होने जा रही है आज। चंपा, हेलो बहन, तो जुड़ जाइए, एक बार सभी जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई न्यू अपडेट रहती है तो आपको वो मिलती रहे। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये हाउ टू डू दिस। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ अचानक से? रेनू, गुड इवनिंग बहन, आप सभी को शुभ संध्या। और अभी तक जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई न्यू अपडेट मिलती है तो यहाँ से आपको मिलती रहे। और आपके एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, लगभग सभी भर देना। लास्ट डेट का टाइम वेट मत करना, लास्ट डेट पर शायद वो साइट बिजी हो जाती है, तो कई बार फीस वगैरह कट नहीं पाती है, तो आप परेशानियों का सामना करोगे, तो इससे पहले ही भर दो। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, यहाँ पर छोटे छोटे डलते हैं जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट डॉलर फैक्ट रखती है। फिलोफोन पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पेपर फर्स्ट बाय करते हैं तो आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड बाय करते हैं तो आपको उसके लिए भी 1999 पे करना होता है। आप कॉम्बो यू ले सकते हैं 2999 का, ठीक है। और VIK10 आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं। भर दिया भाई, ठीक है, अच्छी बात है बहन, भर दिया। तो नोट्स आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप रहेंगे। तो क्लासेस हमारी चली हुई रिवोल्ट के रिगार्डिंग। तो सन्यासी विद्रोह हम कर चुके हैं, ठीक है। मिदनापुर का, विजयनगरम का, धुडिया का और अवध का, पालुम विद्रोह, गडगरी, ये महाराष्ट्र के अंदर थे। हुक्का, औरंगजेब, सॉरी, अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसान आंदोलन, नरकेल बिल, नरकेल बेरिया का विद्रोह यह कर चुके हैं। पागलपंथी विद्रोह कर चुके हैं। आदिवासी विद्रोह हम कर चुके हैं। कोल हो गया, कोड हो गया, ये विद्रोह हम कर चुके हैं। सूरत नमक आंदोलन कर चुके हैं। ताना भगत हम कर चुके हैं। विद्रोह का स्वरूप। अब हम 1857 की क्रांति को शुरू करेंगे, ठीक है। कौन से शुरू हो गया हमारा? अब हमारा शुरू होगा 1857 की क्रांति का विद्रोह। तो एक बार जुड़ जाइए, फिर क्लास को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति और विद्रोह को बोल दिया जाता है। इसकी शुरुआत कोई एक समय से नहीं हुई थी। 1757 के बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसमें इसकी नींव रख दी गई थी। और धीरे धीरे छोटे मोटे प्रयास, छोटे मोटे प्रयास होते रहे थे, विद्रोह छोटे मोटे होते। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसने अपना एक बड़ा रूप धारण कर लिया था। वो पूरे भारत में फैल चुका था। तो कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने उनके बारे में से 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम दिए हैं। सीले तथा जॉन लॉरेंस। कौन कौन है? सीले, जॉन लॉरेंस, ट्रेविलियन, के माल्सन। इन्होंने क्या कहा है? ये एक सैनिक विद्रोह था। के माल्सन, लॉरेंस सीले, सर सैयद
अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने भी क्या कहा है कि ये क्या था, एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। सीले एंड जॉन लॉरेंस ट्रेवलिंग के मालसन सोल्जर म्यूटिनी, क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, यह स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने क्या कहा, ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा डफ मालेसन, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने से क्या कहा, एक सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा है। एक सामंतवादी प्रतिक्रिया। रेखा, गुड इवनिंग बहन, स्वागत है आपका इस क्लास में। और हमने 1857 के विद्रोह को शुरू किया। फर्स्ट स्लाइड ही हमारी थी और अब एक नया रूप स्लाइड ले चुकी है। जो इस क्लास को कंटिन्यू करने नहीं दे रही। ठीक है, पता नहीं क्या अड़चन है। क्लास अगर 2 मिनट भी जल्दी स्टार्ट हो जाए तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास डफ और मालसेन ने क्या कहा है, एक सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा है। और क्या है, एक जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने से क्या कहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम परिणाम, हिंदू मुस्लिम आप परिणाम आपको लिखा मिल सकता है, षड्यंत्र आपको देखने को मिल सकता है, षड्यंत्र भी लिखा मिल सकता है किसी किताब के अंदर। षड्यंत्र कहा, एल आर रीस ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा है। क्या कहा है, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध इसे कहा है। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान जो मुस्लिम व्यक्ति थे या फिर मुस्लिम जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने इसे जिहाद के नारे के साथ भी जोड़ा था। वो कहते थे कि अंग्रेज जो काफिर है वो इस्लाम के लिए खतरा है। सर जे कई, सर जे कई, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने श्वेत श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा है। सर जे केई ने क्या कहा है, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष इसे कहा है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध
हिंदू मुस्लिम परिणाम या षड्यंत्र इसको कहा जा सकता है। एल आर रीस ने ईसाइयों के विरुद्ध ईसाई धर्म से युद्ध कहा है, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध से कहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मिस्टर के मिस्टर के एस बी चौधरी एक सामंतवादी प्रतिक्रिया का क्या कहा? एस बी चौधरी और मिस्टर के ने क्या कहा? सामंतवादी प्रतिक्रिया का। पीछे डॉक्टर रामविलास क्या लिखा है? डॉक्टर रामविलास जन क्रांति कहा भाई इनको, डॉक्टर रामविलास, इसको ठीक कर लेना, क्योंकि सामंतवादी क्रांति तो मिस्टर के और एस बी चौधरी ने कहा है, डॉक्टर रामविलास और डफ मालसेन, ये तीनों क्या कहेंगे मिलकर? एक जन क्रांति कहेंगे। इसको ठीक कर लेना भाई, जन क्रांति थी। इन्होंने क्या कहा कि ये एक प्रकार की जन क्रांति थी। मिस्टर के एस बी चौधरी, देर वॉज ए फ्यूडलिस्ट रिएक्शन। चार्ल्स रिक्स, इनकी पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट, नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। क्या रिपीट कर रहे हैं अंजलि? देखो, जो मिस्टर के है और एस बी चौधरी है, इन्होंने कहा कि एक सामंतवादी प्रतिक्रिया है। डॉक्टर रामविलास डफ क्या कहते हैं? डॉक्टर रामविलास और डफ और मालसन क्या कहते हैं कि एक जन क्रांति थी। चार्ल्स रेके की पुस्तक है नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इसमें इन की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। वीर सावरकर, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, यह है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। संग्राम, क्लियर है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था। राष्ट्रीय क्रांति से कहा था। डॉक्टर एस एन सेन क्या कहा था? राष्ट्रीयता का के अभाव के कारण, अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय क्रांति है। डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम था। Karl Rex, in his book Notes on the Revolt in the Northwestern Provinces of India, has called the resolution of 1857 as a military revolution. बहरामपुर के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। अठारह की क्रांति का विद्रोह क्या था? स्वरूप क्या उसका रहा? स्वरूप क्या है? सीले तथा जॉन लॉरेंस
अरे ये तो हो गया ना, इनको नाम दिया ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। बहरमपुर के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। बात क्या हुई? समय था 23 जनवरी 1857। दमदम के सैनिक थे, दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। अब ये बात 120 मील दूर कहां तक पहुंच गई? बहरामपुर की छावनी में पहुंच गई। तो बहरामपुर के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। बहरामपुर सोल्जर्स refused to use grazed cartridges on 26 फरवरी 1857। समय आता है मार्च का। और यहाँ पर अगर रेजिमेंट से आपसे पूछे तो 19वीं एनआई थी। नेशनल इन्फेंट्री 19वीं रेजिमेंट यहाँ पर थी भाई। बात आ जाती है 29 मार्च की। बैरकपुर छावनी, अब क्या हो जाता है? बैरकपुर छावनी में यहाँ पर क्या है? बहरामपुर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पर बहरामपुर है और अब हम बैरकपुर आ चुके हैं, बैरकपुर मेरठ के अंदर। बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने में कोनम मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। अपने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूरोसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। इसमें बाग मारा जाता है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। हुआ क्या? मंगल पांडे भाई वहां पर मंगल पांडे बोले कि आप बंदूक नहीं चलाएंगे। क्या बोला? कि आप गोली नहीं चलाएंगे, आप बंदूक नहीं चलाएंगे भाई, कोई कितना कुछ कहे। यहाँ पर दो अधिकारी बाग और ह्यूरसन बोले चला किस तरह ना, तो चलानी पड़ेगी। इसने छोलिया कारतूस होता है और सीधी गोली मारी धड़ाधड़ का। ठीक, सीधी गोली लगी, गोली लगते बाघ थोड़ मर गया। एट द टाइम बाघ वहीं मृत्यु हो जाती है और ह्यूरसन को घायल होने के बाद यहाँ से ले जाया जाता है और ह्यूरसन लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मार दी जाती है, परंतु ह्यूरसन यहाँ से क्या हो जाता है? बच जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो ये 14वीं रेजिमेंट थी इसको क्या कर देते हैं? इसको भंग कर देते हैं और मंगल पांडे को तत्कालीन गाजीपुर, कहां पर? गाजीपुर, गाजीपुर जिले का सॉरी, जो मंगल पांडे से मारा गया था वो गाजीपुर जिले का निवासी थे, जिले का निवासी था। और इसे 8 अप्रैल 1857 को शहीद कर देते हैं चर्बी वाले कारतूस को लेकर। अब चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह की जो खबर थी वो हर जगह फैल चुकी थी। 24 अप्रैल 1857 को देसी घुड़सवार सेना के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। एक बार क्या हो गया, अफवाह फैल गई भाई, जो एक मुसलमान, जो ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज है, ये भारतीयों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो इसमें हिंदू चाहे मुसलमान हो। अफवाह क्या थी? दो अफवाह फैल गई थी। एक तो ये चर्बी वाले कारतूस की, तत्कालिक कारण माना जाता है इसको चर्बी वाला कारतूस, वैसे तो वो बहुत सारे कारण थे। और एक कारण था जो अट्टा है, जो आटा सैनिकों के लिए आता है उसमें हड्डियां मिलाई जाती है। ये चीजें फैल चुकी थी। इन दो अफवाहों ने रेजिमेंट के अंदर हड़कंप मचा दिया और हड़कंप के मचते ही 1857 का विद्रोह का स्वरूप तैयार हो चुका था। क्लियर है? कमेंट तो करना एक बार। बैरकपुर
कंटेनमेंट on 29th March 1857, 24th Regiment NI Regimental soldier Mangal Pandey refused to use these cartouches. He shoot his English officer Sergeant Hughes and Lieutenant Bagh. Lieutenant Bagh वहीं पर मारा जाता है भाई. In each which Bagh is killed and Mangal Pandey was hanged on 8 April 1857. 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी घुड़सवार सेना के 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था. 24 April 1857, 85 soldiers of Meerut native cavalry had refused to use grazed cartridge. बहादुर शाह द्वितीय 11 मई को दिल्ली विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया. अब क्या हुआ, सारे इकट्ठे हुए. ठीक है, इस सारे के सारे इकट्ठे होकर कहां चले गए, दिल्ली चले गए. दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच कर दिया. दिल्ली की तरफ कूच करते हुए मेरठ में तैनात अंग्रेज अधिकारी था एक जनरल 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 हैबिट. जनरल हैबिट के पास 2200 सैनिक थे भाई. कितने सैनिक थे? 2200 यूरोपीय सैनिक थे. चलो अब ठीक है बहन, आपका बेटा ठीक है. अब ध्यान रखो उसका, सर्दियां आ चुकी हैं और छोटे बच्चे बड़े ही शरारती होते हैं. जो यूरोपीय सैनिक थे इनके पास थे, लेकिन इसने जो तूफान उठा था सैनिक क्रांति का, जो क्रांति 1857 की क्रांति का था, उसे रोकने की कोशिश नहीं की. वरना थोड़ी है भाई, मरना थोड़ी है. खबर पीछे पीछे फैल गई थी कि बैरकपुर छावनी से, मेरठ से बैरकपुर छावनी है जो, वहां से लेफ्टिनेंट बाग मार दिया गया है. तो अंग्रेज को थोड़ी अपनी जान गंवानी है. बोले जान दे, अपने को क्या है, मौज करो, जाओ यहाँ से. ठीक है, तो सीधा गया. यहाँ 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया. बहादुर शाह को दोबारा दिल्ली का सम्राट बना दिया गया. दिल्ली के शस्त्रगार अधिकारी लेफ्टिनेंट विलोबी को हरा दिया गया. अच्छा अंजलि, आप जानते हो उसका नाम मनसू है? अच्छा जी, चलो. तो इन्होंने क्या किया, जो अधिकारी थे वहां का, लेफ्टिनेंट थे, शस्त्रागार समझते हो? शस्त्रागार मतलब जहाँ एमिनेशन रखे जाते हैं. क्या कोत उसको बोला जाता है. कोत हमारी फौजी भाषा के अंदर कोत उसको बोलते हैं. कोत. चलो परमदीप, ठीक हो जाएगा बहन, टेंशन मत करो, चिंता मत करो. बीमारियां हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी बुरा ही है, क्योंकि छोटे से बच्चे को बीमार होना एक पूरे परिवार के लिए समस्या का सामना उसने करना पड़ता है. और सबसे ज्यादा परेशान वो बच्चा ही होता है. परिवार वाले कम होते हैं और उससे भी ज्यादा वो बच्चा परेशान रहता है बीमारी को. क्योंकि एक बुजुर्ग, अगर कोई जवान, कोई मैच्योर आदमी बीमार होता है तो वो अपने आप को संभाल भी लेता है, लेकिन बच्चे से अपने आप को एक संभाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो हम दुआ करेंगे कि आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाए. तो जो यहाँ पर और के जाते हैं ना, जहां पर कोत किसको बोला जाता है, जहां पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, तो शस्त्रागार बोलते हैं उसको. ठीक है, तो उसको इन्होंने लूट लिया. 11 मई दिल्ली गए. दिल्ली में 12 मई को जाते बहादुर शाह द्वितीय के बोले आजा राजा बन जा. किस चीज का राजा बन जा भाई, भारत का राजा तो मैं हूँ, वैसे से दिल्ली के अंदर हूँ. ये नकली का राजा, तो अपना राजा बन जा. जो अपना विद्रोह शुरू करे ना, इसने संभाल. अब 80 उम्र का व्यक्ति भाई, 80+ की हाई होती है इसकी, किसके कौन से विद्रोह को संभालेगा. ये तो यही कहेगा लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, आराम से रहो, सारे मिलजुल कर रहो. अंग्रेज है कोई बात ना, अपने भाई बाहर तारे हैं, कुछ जिंदगी जिंदगी में भी आपने. लेकिन इसको जबरदस्ती राजा बनाया गया था भाई इसमें, तो बहादुर शाह जफर को. दिल्ली के अंदर अगर नेतृत्व का वास्तविक नेतृत्व किसी ने किया था, तो वास्तविक नेतृत्व कमेंट करना किसने किया था. 1857 की क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था.
तब तक सर्च करोगे तब तक ये आंसर ही आ जाएगा। किसने किया था? बख्त खान ने किया था। जर्नल जनरल जनरल बख्त खान ने, बिल्कुल बख्त खां। और अगर आपको बख्त खान नाम ना मिले तो इसका एक और नाम है भाई, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां इसका नाम है, एक और नाम है इसका, ठीक है, खान बहादुर खां। तो लेफ्टिनेंट विलोबी क्या होता है? हार जाते हैं और शस्त्रागार लूट लिया जाता है। आगे चलते हैं। बहादुर शाह सेकंड, on May 11th the rebels reached Delhi, and on May 12th Delhi was captured and Bahadur Shah Zafar was again made the emperor of Delhi. Lieutenant William, officer of the Delhi Arsenal, was defeated. एक बार एक क्वेश्चन आ गया था भाई कि जो राइफल थी, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल जो आई थी, ये किसके स्थान पर आई थी? इसमें क्या था, इसमें जब कारतूस डालना पड़ता था तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। ये एनफील्ड राइफल थी। इसके एंट्री करने से ही सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई थी। इससे पहले एक राइफल थी, उसके उसके साथ इसका काम अच्छे से चल रहा था। हाँ, ब्राउन ब्राउन ब्रेस की जगह, ब्राउन ब्रांस की जगह। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना। और एक कि 1857 की क्रांति का, विद्रोह का एक जो क्या बोलते इसको, हाँ, चिन्ह, चिन्ह क्या था? हाँ, ब्राउन राइस की जगह एनफील्ड राइफल आई थी। कमल और चापाती, कमल और चापाती इसका क्या था? चिन्ह था 1857 की क्रांति का। केनिंग ने दिल्ली की नाकेबंदी शुरू कर दी और सर हेनरी बनार्ड और ब्रिगेडियर विल्सन की सेना ने एक साथ मिलकर दिल्ली को घेर लिया था। कश्मीरी गेट पर निकलसन ने कब्जा लिया और शहर में प्रवेश किया। 20 सितंबर 1857 को दोबारा से जीत लिया। बिल्कुल कमल और चापाती थे। देखो भाई, अब स्थिति क्या हो चुकी है? केनिंग क्या करेगा? दिल्ली है ये, इसका घेरेबंदी कर दी केनिंग के द्वारा। ऐसे करके घेर लिया इसको, नाकेबंदी यहां पर कर दी, नाके बंदी कर दी दिल्ली के अंदर। एक व्यक्ति है हेनरी बनार्ड और एक है ब्रिगेडियर विल्सन। ब्रिगेडियर विल्सन सेना का नेतृत्व किया इन दोनों ने मिलकर एक साथ दिल्ली पर। देखो, ये दोनों सेना लेकर आए, इन दोनों के पास सेना थी और सेना ने क्या कर दिया? दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। कश्मीरी गेट पर निकलसन ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? निकलसन ने कब्जा किया और शहर में प्रवेश किया। 20 सितंबर 1857 को दोबारा दिल्ली को जीत लिया गया। जो 12 मई के अंदर जो दिल्ली क्रांतिकारियों के अंडर चली गई थी, वो दोबारा से 11 मई जो तक वो रही थी, 11 मई के बाद 20 सितंबर तक 1857 की क्रांति के अंदर दोबारा दिल्ली को प्राप्त कर लिया गया। 6 दिन का लंबा संघर्ष इनका रहा था। कितने दिन? 6 दिन के, 6 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी। जॉन निकलसन की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? जॉन निकलसन की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में भयंकर नरसंहार किया गया था और तत्कालीन बंबई के गवर्नर जो थे लॉर्ड एल्फिंस्टन, आगे मैं देखता हूँ शायद मैंने उनको डाला, हाँ नहीं डाला, तो लॉर्ड एल्फिंस्टन, एक मिनट यहीं पर लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। लॉर्ड एल्फिंस्टन ने क्या कहा था इस जनसंहार के द्वारा? जनसंहार को लॉर्ड एल्फिंस्टन
लॉर्ड एल्फिंस्टन ने लिखा कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों का वर्णन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। इस समय जो नरसंहार हुआ है उसकी भयंकरता उसकी भयंकरता नादिर शाह के आक्रमण से भी बुरी थी। नादिर शाह के आक्रमण से भी बुरी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हडसन ने मिर्जा इलाही के सहयोग से बहादुर शाह और जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया। कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार कर लिया था। किसकी सहायता से? मिर्जा इलाही के सहायता से। इनके रिश्तेदार थे भाई। कहते हैं आपकी कब्र खोदने वाले अपने होते हैं। वही काम किया मिर्जा इलाही ने। बहादुर शाह के साथ गद्दारी करके इसने उन्हें पकड़वा दिया। जीनत महल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सम्राट के बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने हडसन के द्वारा गोली मार दी जाती। बिल्कुल सामने खड़ा करके इनको गोली मारता है भाई। बिल्कुल बहादुर शाह जफर द्वितीय देखता रहता है और उनको आंखें बंद नहीं करने दी जाती और उनके सामने इनको गोली मार दी जाती। कितना भयंकर मंजर होगा जब एक माता पिता के सामने उनके बेटे को गोलियां मारी जा रही है। एक माँ के सामने अगर अपने बेटे को एक छोटा सा कांटा चुभ जाए ना, तो उसी में माँ तिलमिला उठती है, लेकिन उस समय उस माँ के ऊपर कितनी क्या बीती होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। और रंगून इन्हें भेज दिया जाता है 7 नवंबर 7 नवंबर 1862 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सम्राट के मिर्जा मुगल और इनको 13 मई को, एक मिनट, सामने गोली मार दी थी। बखत खां रह गया था भाई। बखत खां दिल्ली से लखनऊ चला जाएगा। दिल्ली से दिल्ली टू लखनऊ चला जाएगा, जहां संघर्ष करते हुए 13 मई 1859 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में ही थे भाई। मिर्जा गालिब आप सुनते हो ना, गालिब की जो शायरी आती है हरियाणा के अंदर तो फेमस है, काफी टीचर उनकी शायरी सुनाने में। तो मिर्जा गालिब की क्या होती है, एक मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के अंदर उस समय दिल्ली के अंदर थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मिर्जा गालिब कहते हैं, क्या कहते हैं मिर्जा गालिब? मिर्जा गालिब कहते हैं कि मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है।
सागर है, केवल खुदा ही जानता है। बता देंगे भाई, 1 मिनट रुक जाओ। केवल खुदा ही जानता है, जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। बिल्कुल। बखत खां की अगर मैं बात करूं तो बखत खां 1857 के विद्रोह के समय, देखो, इसे दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली से ये कहां चला जाता है, दिल्ली से लखनऊ चला जाता है, और लखनऊ से इसकी मृत्यु हो जाती है लखनऊ में 13 मई 1859 को। अब आगे बढ़ते हैं। हस्डन अरेस्टेड बहादुर शाह जफर and Zinat Mahal with the help of Mirza Elahi and sent them Rangoon, where they died in 1862. Emperor son Mirza Mughal and Mirza Khwaja Sultan and grandson Mirza Abu Bakr are shooted by the Hudson into the front of the Red Fort in Delhi. एक भारत के एक व्यक्ति चले जाते हैं, जाने मानी हस्ती थी, और वो चली जाती है रंगून, रंगून बर्मा, ठीक है, वर्तमान में बर्मा, इसको जाना बर्मा के नाम से जानते हैं ज्यादातर, रंगून के नाम से। तो बर्मा जब वो गया घूमने के लिए, तो उसने वहां की जो सरकार थी, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो ऑफिसर्स के साथ उनके जो, वो एक सरकार का नुमाइंदा बनकर वहां पर गया था, तो सरकार का प्रतिनिधि था वहां पर। तो उसने वहां की सरकार को कहा कि यहाँ पर हमारे 1857 की क्रांति के महान शहीद की कब्र है, तो मैं एक बार उनकी कब्र पर जाना चाहता हूँ। तो जब ये कब्र पर जाते हैं तो कब्र पर लिखा होता है कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वहां से मिट्टी उठाता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो कस्टम ऑफिसर्स इसको वहां पर रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो। कह रहा है कि ये उस कब्र की मिट्टी है जिसमें 1857 एक महान क्रांतिकारी नेता जो शहीद बहादुर शाह जफर की ये मिट्टी है वहां से। तो कस्टम ऑफिसर कहता है कि ये मिट्टी बर्मा की है, इसको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हमने चीन को बहुत सारा एक्साइज चीन हम जिसको बोलते हैं, तो वो एरिया हमने उनको दे रखा है, चीन के पास है वो, तिब्बत युद्ध के समय। ठीक है, वो कैसे गया था कि कहते हैं कि वहां पर बंजर था, तो इसलिए उन्होंने उसको कब्जा कर लिया था, तो हमने उसको छोड़ ही दिया था। तो कहते हैं कि आप भारत वाले हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम बर्मा के हैं, तो हम यहाँ से आपका एक एक मिट्टी का दाना, एक एक कण यहाँ का बर्मा का है, किसी दूसरे देश का है। तो मजबूरन उस व्यक्ति को वो मिट्टी वहीं पर छोड़नी पड़ जाती है। अब देखो कारण क्या थे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। 1857 के विद्रोह के लिए राजनीतिक कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे, जिसमें सबसे प्रमुख लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स का सिद्धांत प्रमुख था। Political and administrative reasons. Political reasons are mainly responsible for the revolt of 1857, in which the most prominent was Lord Wellesley subsidiary alliance, Lord Dalhousie प्रिंसिपल ऑफ लैप्स। सहायक संधि को 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये भाई अवध के ऊपर लैप्स का सिद्धांत कुशासन का प्रभाव लेकर उसको रखा था। ठीक है, बाद में उसको अपने अंडर जब हड़पा था, इन्होंने अपनाई है। ठीक है, इनको ब्रिटिश के अंदर नहीं मिलाया कहीं, यहाँ पर अवध देखो और कहो सर लैप्स के सिद्धांत के अनुसार सर उसको मिला लिया था, ऐसा कुछ नहीं था। लैप्स का सिद्धांत अलग है और सहायक संधि अलग है। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि कहती थी कि आपके वहां पर हम अपनी सेना रखेंगे, पैसा आप दोगे उसको, सेना आपकी हिफाजत करेगी। इस प्रकार क्या हुआ,
जो राजा था वो सैनिक तौर पर, सैनिक शक्ति के तौर पर किस पे डिपेंड हो गया? कंपनी पे डिपेंड हो गया। तो कंपनी ने क्या किया? राजा को ही हटा दिया। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसे सबसे पहले मिला लिया जाता है। डलहौजी के समय विलय की नीति के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्होंने 1848 में सतारा, जोधपुर, संबलपुर, 1849 में बागाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का विलय किया गया था। अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था। इनाम कमीशन यह 1832 के एक्ट के तहत मुंबई में गठित किया गया था। इस मिशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और दक्कन में लगभग 2,000 जागीरों को जब्त कर लिया, और जिससे जमींदारों भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। इनाम कमीशन वाज constituted in the Bombay under the Act of 1832. The mission investigated 35,000 Zagirs and seized about 20,000 Zagir in the lead, and due to the which the landlords also turned against the British. सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई पुस्तक अब्बास से बगावत ए हिंद, जो विद्रोह के कारण के रूप में लिखी गई है, उसमें यह घोषणा की गई थी कि विद्रोह का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर न होना था। सेना के अंदर क्या था भाई? सेना के अंदर अनुपात था 1:4 का। यानी अगर 4 हिंदू हैं तो उनके ऊपर अगर ऑफिसर कोई होगा तो एक ऑफिसर उनके ऊपर अंग्रेज होगा। हिंदू चाहे कितने भी बलशाली हो, कितने भी काबिलियत क्यों ना रखते हो, उनको ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, उनको सैनिक बना के रखेंगे। इन द बुक अब्बास ए बगावत ए हिंद written by Sir Syed Ahmad Khan, which is the written on the causes of the rebellion, it was announced that the most important reason for the rebellion was the absence of Indian in high position in the administrative system. आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में किए गए नवीन सुधारों के कारण से किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। हम जब करेंगे, भारत के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया कि व्यापारिक चरण, वाणिज्यवाद ये लेकर आए थे, उपनिवेशवाद इनको लेकर आए थे, और औद्योगिक क्रांति इन्होंने यहाँ पर की थी, औद्योगिक वाद इनको यहाँ पर लेकर आए थे, और इन्होंने रेतवाड़ी, भू स्थायी बंदोबस्त, ये सब बंदोबस्त हम आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, उनके अंदर हम चर्चा करेंगे कि भारत के ऊपर प्रभाव क्या था, इनका आर्थिक प्रभाव हमें करना है भारत के ऊपर। ड्यू टू द न्यू रिफॉर्म्स डन by the British in the land system, the condition of the farmers had worsened. The traditional industries of India were destroyed. अंग्रेज हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे। अंग्रेज भारतीय समाज को असभ्य समझते थे। महलवाड़ी, बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने सुधारों के लिए कुछ नीतियां बनाई। विलियम बेंटिक व डलहौजी के काल में लागू हुई थी, जैसे सती प्रथा, नरबली का दमन, कन्यावध, दास प्रथा, बाल विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्अधिनियम, अंतरजातीय विवाह का अंग्रेजों ने समर्थन किया। देखो, कुछ चीजें अंग्रेजों ने सही भी किए भाई हमारे लिए, जैसे कन्यावध था। पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था, ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड से पता कर लिया जाए कि लड़की है या गर्भ में लड़का है। हालांकि अब भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच करने वाला कोई भी संस्थान अगर ऐसी कोई जांच करके बताता है तो उसके प्रति ये एक दंडनीय अपराध है, और इसका कानूनी अपराध है, इसमें दंड भी आपको दिया जाता है। अगर वो गर्भपात की जांच कर रहे हैं तो उसमें परिवार भी दंडनीय होता है। हॉस्पिटल के साथ साथ तो कार्रवाई होती है, वो उसके परिवार पर भी दंडनीय, वो कानूनी कार्रवाई वहां पर चलती रहती है। बिल्कुल, इंडियन सोल्जर्स सिर्फ सूबेदार की पद तक ही पहुंच पाते थे, उनसे आगे नहीं जा पाते थे। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय करते क्या थे कि अगर बेटी हो गई तो उसे विषैला पदार्थ देकर मार देते थे। बिल्कुल, सती प्रथा का इन्होंने पूर्ण रूप से 1928 के अंदर प्रतिबंध कर देंगे पूर्ण रूप से। 1828, हाँ 1828 के अंदर, 1828 के अंदर सती प्रथा वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होगा भारत के अंदर। जब हम आपको नेशनल रिफॉर्म्स करवाएंगे तब उसके अंदर अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे
इनकी भाभी, इनके भाई की, जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके भाई की डेथ हो जाती है, तब इनकी भाभी सती होती है, तो तब ये जाकर इस सती प्रथा का भरपूर रूप से इनके जो रचनाएं हैं उनके अंदर इसका विरोध करते हैं। और अकबर सेकंड इनको राजा राम की उपाधि देकर इंग्लैंड ब्रिटेन भेजेंगे, जहां पर 1833 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। The British considered Sindhu to be barbaric and Muslims to be fundamentalist, ruthless and domestic. Dishonest. हाँ जी, रेखा बोलिए। Dishonest. The British considered the Indian society to be uncivilized, so they made some policies for reforms implemented during the period of William Bentinck and Dalhousie, such as a sati pratha, suppression of human sacrifices, female shelter, slavery, child marriage act, widow marriage, remarriage act, intercaste marriage, support by the British. 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। इससे उनमें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 18 in 1813 Christian missionaries were allowed to come to India so that they propagate Christian education in the India. 1837 के अंदर अकाल में मिशनरियों ने अधिक संख्या में अनाथों को ईसाई बनाया था। के बाद एमेड जी, शायद इनके रूल जैसे चेंज होते रहते हैं, आप चेक कर लेना एक बार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किसी ने कर ली होगी तो उसके अंदर देख लेना। पहले होता है क्या था कि एमए के बाद सीधे आप एमफिल के अंदर चले जाते थे, ठीक है। एमफिल बंद करने के बाद एमए का बच्चे का स्कोप अब थोड़ा सा लो चला गया है। उसके पास दो ऑप्शन होते थे, एक तो एमफिल करने का या फिर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी लाइन में जाने का। हाँ, बीएड अवश्य है। बीएड के बाद ही, बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और एमपीएड एमएड क्या होती है, एमएड होती है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कहीं से, मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर आप कहीं पर जैसे शायद 2 डिग्री अभी मान्य कर दी है या नहीं किया, एक बार वो चेक कर लेना। कुछ संस्थानों ने 2 डिग्रियां एक साथ मान्य कर दी हैं और कुछ संस्थानों ने 2 डिग्री एक साथ मान्य नहीं की। ठीक है, तो ध्यान से करना, कुछ भी अगर स्टेप लेते हो तो एक बार उसके बारे में अच्छे से ब्रीफली उसको रीड करना। ठीक है, कुछ भी अगर करो। In the famine of 1837, the missionaries converted to large number of the orphans in Christianity. सैनिक कारण क्या था, इसमें भारत में सेना के दो भाग थे। एक भाग में अफसर अंग्रेज और सैनिक भी अंग्रेज होते थे, दूसरे भाग में अफसर अंग्रेज और सैनिक भारतीय होते थे। Military reason, there were two parts of the army in India. In one part of the officers were English and the soldiers were also English in the other part. The officers were English and the soldiers were Indian. जी बोलिए चंपा बहन। सामान्य भर्ती अधिनियम, इस नियम के द्वारा सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था। और भारतीय क्या कहते हैं, समुद्र पार जाना पाप। भारत वाले ये बात कहते थे। और सैनिकों को युद्ध
आप एक बार कमेंट करके मुझे बताना भाई, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। माफी चाहेंगे भाई, ये पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल ही मेरे यहाँ पर जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया था एकदम, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब क्लियर है। तो 1837 के अंदर अकाल जो पड़ा था उसमें मिशनरियों ने अधिक संख्या में क्या किया था, जो अनाथ थे उनको अनाथों को, उन अनाथों को क्या बना दिया था, अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, मात्रा कह रहा हूँ, अधिक संख्या में ईसाई बना दिया था उन बच्चों को। सैनिक कांड हम कर चुके हैं, दो भाग थे, एक सैनिक भाग के अंदर अंग्रेज आ रहे थे, और एक उसके अंदर तो अंग्रेजी तो सैनिक थे, और अंग्रेजी उसमें क्या थे, अंग्रेजी सैनिक, और अंग्रेजी वहां पर ऑफिसर थे। तो दूसरा जो पार्ट था उसमें अंग्रेज ऑफिसर थे, और उसके अंदर हिंदू सैनिक थे। सैनिक केवल सूबेदार पद तक ही जा पाते थे। सामान्य भर्ती शासन अधिनियम आया था, इस नियम के अनुसार क्या था कि सैनिकों को समुद्रों पार जाना था। लेकिन भारतीय सैनिक क्या चाहते थे कि समुद्र पार क्या मानते थे, अपने आप को अशुभ मानते थे, जाना धर्म के अनुकूल नहीं मानते थे, हिंदू धर्म के। अब इन सैनिकों को हम युद्ध में जाने से मना नहीं कर सकते थे। इन सब कारणों से सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना भर जाती है। जर्नल आर्मी Recruitment Act by this rule would be sent across this ocean, which were not considered favorable to Hinduism at that time. Now soldiers could not refuse to go to war due to all these reasons. The spirit of rebellion was filled in this mind of the soldiers. सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ था। इसमें वेल्लोर में माथे पर तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर पगड़ी बांधने को लेकर हुआ था। देखो भाई, सेना में पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले कब हो चुका है, 1806 के अंदर हो चुका है सेना में धार्मिक विद्रोह। वेल्लोर में क्या हो गया कि माथे पर ना तो तिलक लगाने दिया जाएगा, दाढ़ी बधाने, जो आप दाढ़ी रखते हैं यहाँ पर आर्मीज के अंदर तो वैसे नहीं रखते, सिख के अंदर रखते हैं, सिख जो रेजिमेंट होती है उसके अंदर रखा जाता है। इवन दो आर्मी के अंदर जो दाढ़ी है और मुछ, वो मुछ रख लेते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। पगड़ी बांधने को लेकर हुआ था। द फर्स्ट religious revolution in the army took place in the Vellore in 1806 AD regarding applying the tilak of forehead, keeping beard and tying turban. तात्कालिक कारण क्या था, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सरकार ने लोहे वाली ब्राउन ब्रेस बंदूक के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया था। इस राइफल के कारतूस बुलिच आर्सेनल कारखाने में बनाए जाते थे। कहां पर भाई, कारतूस जो बनाए जाते थे बुलिच आर्सेनल कारखाने में ये कारतूस बनाए जाते थे। इमीडिएट रीजन क्या था, in December 1856 the British government decided to use the new rifle Enfield in the place of the iron brown breast gun. The cartridges of this rifle were made in this Bullish Arsenal factory. Enfield rifle का आरंभिक प्रयोग डमडम दमदम अंबाला व सयालकोट में किया गया था। क्योंकि सर क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे आगे, आपके वो टॉपिक ऐड किए हुए हैं मैंने। अवध में, बंगाल में, झांसी, ये सब कुछ ऐड है आगे डेट्स वगैरह को, घबराओ मत। इन सभी को मैंने एक सीक्वेंस में रखा है। जैसे देखो, पहले हमने रखा उसका जो स्वरूप है क्रांति का, स्वरूप के बाद हमने रखा कारण, कारण के बाद हम रखेंगे क्रांति कहां कहां पर हुई। अफवाह फैल गई और चर्बी वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी, जिसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने आग बबूले हो गई सुनकर कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1857 में।
ये लो, बस ऐसे ही चाहते थे ना। लखनऊ, 30 मई 1857 को सैनिकों ने 4 जून 1857 बेगम हजरत महल ने किया विद्रोह का नेतृत्व। देखो, 30 मई 1857 को सैनिकों ने नेतृत्व किया, लेकिन 4 जून को 1857 में बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। बेगम ने ब्रिजेश कादर को नवाब घोषित किया। चीफ कमिश्नर लॉरेंस इसमें मारा गया था। 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त किया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और वो नेपाल चली गई। नेपाल जाने के बाद उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। लखनऊ ऑन May 30, 1857 soldiers on June 4, 1857 Begum Hazrat Mahal lead this rebellion. The Begum declared Birjis Qadir the Nawab. Chief Commissioner Lawrence was killed. On March 1st, 1585 Campbell ended the rebellion. Begum Hazrat Mahal did not surrender and she went to, कहां पर चली जाती है, ये नेपाल चली जाती है। कानपुर। अब आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है कानपुर पे। कानपुर 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 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, और जिसका जो नाम है धुंधु पंत। ठीक है। लखनऊ के बाद जो कानपुर, हाँ, कानपुर के अंदर 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। किसने किया था? कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, जिसका नाम, मूल नाम आत्मारंग पंडुरंगा था। इन्हें मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था और ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अब नाना साहब नेपाल चले गए थे। फैन ऑन करें। Kanpur's revolution was led by Nana Sahib, Dhondu Pant, and Nana Sahib was declared Peshwa. Nana Sahib commander-in-chief was Tantia Tope, Atmaram Panduranga. Man Singh got them cat by deduct. Tantia Tope was hanged in Gwalior. Campbell recaptured Kanpur and Nana Sahib went to Nepal. एक क्वेश्चन आया था भाई कि भारतीय, यूपीएससी के अंदर था, भारतीय स्वतंत्रता का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर एस.एन. सेन। ठीक है, डॉक्टर एस.एन. सेन। और डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा था इसके बारे में? एक बात और इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि गर्मी की आंधी की तरह, गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित रहा, अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था। ठीक है, तो ये चीजें थी। आगे झांसी बचा है। 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। 23 मार्च को 1858 को यूरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी में युद्ध के पश्चात लक्ष्मीबाई कलापी पहुंची। यहाँ यूरोज से पराजित होने के बाद ग्वालियर पहुंची और सिमत के सेना को भगाया। देखो भाई, 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी ने किया। झांसी के अंदर किसने नेतृत्व किया? लक्ष्मीबाई ने। 23 मार्च 1858 को यूरोज की सेना वहां पर पहुंची और झांसी का घेरा डाल लिया। झांसी की में युद्ध के पश्चात लक्ष्मीबाई
कलापी पहुंची, और कलापी से यहाँ पर कौन आ जाता है, ह्यूरोज आता है, ह्यूरोज से ह्यूरोज पहुंची। यहाँ ह्यूरोज से पराजित होने के बाद ये कहाँ पर चली गई, ग्वालियर चली गई। ग्वालियर में इसने किसको हराया, स्मिथ को हराया। ग्वालियर में स्मिथ एवं ह्यूरोज की सम्मिलित सेना दोबारा गई और युद्ध करते हुए रानी को वीरगति प्राप्त हो गई। जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई, यहाँ सोई का मतलब अर्थात वीर गति को प्राप्त, यहाँ वीर गति को प्राप्त हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, तो 17 जून कब हुई थी, 17 जून 1857 को वीरगति इनको प्राप्त हो गई थी। तांतिया टोपे इन्हीं के साथ था, इन्हीं के साथ था। और 18 अप्रैल 1859 को तांतिया टोपे को भी फांसी दे दी जाती। तांतिया टोपे को फांसी, तांतिया टोपे को फांसी किसने दी थी, ये दी थी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, फांसी इनको दे दी गई थी। आफ्टर द वार झांसी लक्ष्मीबाई रिच्ड कलापी, कलापी के अंदर इसको डिफीटेड, बीइंग डिफीटेड हीरोज, सी रिच्ड ग्वालियर एंड रूटेड स्मिथ आर्मी, इसने स्मिथ की जो आर्मी थी उसको हरा दिया था, सामना किया था। द क्वीन अटेंड मार्थोडम while fighting the combined force of Smith and Hughes in Gwalior। बिहार से कुंवर सिंह, बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेतृत्व पूछेगा भाई बिहार से किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, क्योंकि 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अगर था तो वो एक स्थान पर एक साथ न फैलना था। अलग अलग स्थान पर हुई थी। 31 मई निर्धारित डेट की गई थी, लेकिन फैली कब, 10 अप्रैल को ही फैली, 8 मई को ही फैल गई थी। 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन फैली कब, 8 मई को। ठीक है, 10 मई और 8 मई को मानते, 10 मई 1857 को, हाँ 10 मई 1857 को एक क्रांति फैल गई थी। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कई बार परास्त किया था, प्राकृतिक मौत हो गई थी उनकी। विलियम टेलर वेसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह की समाप्ति की थी। विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली खान ने किया। जर्नलिन ने विद्रोह को समाप्त कर दिया था। फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था, कैंपवेल ने दमन किया था। ये चीजें ध्यान में रखना। बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और कैंपवेल ने दमन किया था। मंदसौर के अंदर फिरोज शाह ने नेतृत्व किया था। असम के अंदर कंद परमेश्वर सिंह और एवं मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था। उड़ीसा के अंदर सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया था। कुल्लू के अंदर, कुल्लू मनाली के अंदर कुल्लू राजा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह ने नेतृत्व किया था। गोरखपुर के अंदर गजाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। मथुरा के अंदर देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। और हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से अगर पूछे तो रेवाड़ी से जो नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने किया था, राव तुलाराव सिंह ने किया था, राव तुलाराव राव के द्वारा किया गया था। ये इन्होंने जो युद्ध हुआ था वो नसीबपुर महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। महेंद्रगढ़ के अंदर युद्ध लड़ा गया था। और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी प्रांतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो जींद, नाभा, पटियाला, जींद, नाभा, पटियाला और कश्मीर। गद्दार रियासतें बोला जाता है इनको, गद्दार रियासतें। जींद, नाभा, पटियाला
कश्मीर। इन्होंने विद्रोह के अंदर, जो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। ये नाम है भाई, नाम सेम ही मिलेंगे आपको। और आपका जो ये टॉपिक था 1857 के विद्रोह का जो टॉपिक था, वे भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट कल हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और जो चीजें आपको करवाई गई वो आपको समझ में आई या नहीं है। एक पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, एटीन 57 के लेखक, थैंक यू सप्पा, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर थे। थैंक यू रेखा, वंडरफुल क्लास, थैंक यू बहन। लगभग 4 से 5 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं आज तक। वंडरफुल क्लास, थैंक यू रेनू, थैंक यू बहन। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।